अगर आपको पता चलेगा। देवेंद्र फडणवीस का इस मंत्रिमंडल में होना ये इस बात को साफ दिखाता है कि बीजेपी के पास उनके अलावा कोई दूसरा नेता नहीं है कि जो मुख्यमंत्री बन सके। दूसरी बात ये कि नोइंग फडणवीस, जितना मैं उनको जानता हूं, वो कोर भारतीय जनता पार्टी के नेता है। 2019 में भी जो सुबह का शपथ ग्रहण हुआ, वो उसमें पूरा का पूरा फैसला उनका था कि नहीं था, ये हमें नहीं पता है, क्योंकि ये बात बीजेपी की तरफ से किसी ने साफ नहीं की है कि देखिए एनसीपी की तरफ से शरद पवार ने बात कर ली, लेकिन बीजेपी की तरफ से अब तक ये बात कभी साफ ही नहीं हो पाई है कि दरअसल ये फैसला था किसका। क्या देवेंद्र फडणवीस ने पुश किया कि चलो मेरे पास अजित पवार आगे जाके शपथ लेते हैं, या ये नहीं साहिल ये तो आज बता दीजिए, जब हम देवेंद्र फडणवीस को मार्च के महीने में मिले थे उन्होंने क्या कहा था, किसने उनको कहा कि 7:30 बजे ही करवा दीजिए? नहीं, आज बता ही दीजिए, क्योंकि साहिल और मैं, देवेंद्र फडणवीस ने हमें 2 घंटे दिए थे। उस दिन उन्होंने कहा था, अमित शाह ने उनको कहा कि आप 7:30 बजे कर दीजिए, क्योंकि अगर आप 11 बजे तक रुकोगे तो शरद पवार को पता चलेगा और वो अजित पवार को आपके साथ जाने नहीं देंगे। वो बात अलग है कि टाइमिंग के हिसाब से, लेकिन इस तरीके की सरकार बनानी है, ये फैसला किसका था, वो फैसला लेने के लिए किसने बोला, ये बात अब तक आज तक ये बात साफ नहीं हो पाई है। लेकिन टाइमिंग की बात वो कह रहे हैं, वो ठीक है, वो हो सकता है कि उन्होंने उनका ये कहना था, लेकिन ये कॉल किसकी थी? आप कह रहे हैं कि ये कॉल किसकी थी, ये नहीं पता, वो बात अभी तक साफ नहीं हुई। लेकिन उस कॉल का नुकसान जो है ना, वो नुकसान देवेंद्र फडणवीस को पर्सनली उठाना पड़ा, क्योंकि अब तक उस वक्त तक उनकी छवि ऐसी थी कि किसी भी तरीके से वो ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं देखे गए थे कि जिस पर उन्होंने ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। लेकिन हुआ ये कि उनकी छवि क्या बन गई कि सत्ता के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए सुबह जाके उन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया। दूसरी आरोप क्या लगी कि जिन अजित पवार पर उन्होंने खुद आरोप लगाए थे, उन्हीं के साथ जाके शपथ ग्रहण किया। तो ये जो क्या कहते हैं, उसका इमेज को हिट लगना जो होता है ना, वो बर्दाश्त उन्होंने किया। तो इसका मतलब क्या है कि देवेंद्र फडणवीस ये पार्टी के ऐसे नेता है कि जो पार्टी कहेगी वो कर लेते हैं, उनमें बगावती तेवर नहीं है। उनका पार्टी के साथ में मतभेद हो सकता है, लेकिन बगावती तेवर के तौर पर वो कभी नहीं करेंगे। ऐसी सूरत में कल भी जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही कि भाई मैं तो शपथ नहीं लेने वाला हूं और ना ही मैं इस मंत्रिमंडल का हिस्सा रहूंगा, वो बगावती तेवर थे। ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा होगा, जितना मैं उनको जानता हूं उसके हिसाब से। वो कभी पार्टी के जो पार्टी बोलती है, जो हाईकमान बोलती है, वो आंख बंद करके करने वाले वो नेता है। भले महाराष्ट्र में उनका चाबुक चलेगा, लेकिन जब पार्टी के हाईकमान की तरफ से कोई आदेश आएगा तो वो आंख बंद करके मान लेंगे। ये बात अलग है कि उनकी छवि को नुकसान डायरेक्टली ना पहुंचे, इसकी कोशिश पार्टी की तरफ से की गई है। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर ज्यादा अब चर्चा होने लगी है कि आखिरकार देवेंद्र फडणवीस का डिमोशन क्यों किया गया। अगर वो इस मंत्रिमंडल के बाहर रहते तब वो अपनी छवि को भी बरकरार रख सकते थे। देवेंद्र फडणवीस इज मोर इंटरेस्टिंग। मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने बगावत की, लेकिन मुझे लगता है कि उनको एक दुख है, क्योंकि आप जानिए सिद्धांत, पिछले 2.5 साल से देवेंद्र फडणवीस के मन में एक ही मलाल है कि मैं जो 2019 का मैंडेट था, इट वॉज फॉर अ बीजेपी सेना गवर्नमेंट लेड बाय देवेंद्र फडणवीस। मेरे नेतृत्व में वो सरकार होनी थी। नरेंद्र मोदी कैंपेन ट्रेल पे कहते थे कि देवेंद्र फडणवीस को देखिए, ये आइडियल नेता, आदर्श नेता है, जिस तरह से उन्होंने 5 साल चलाई है सरकार। तो पूरी तरह से देवेंद्र फडणवीस को एक तरह से प्रॉप अप किया जाया था। और पिछले 2.5 साल से देवेंद्र फडणवीस के मन में एक बात है कि मैं बदला लूंगा। उसने बार बार कोशिश की है। मुझे अब जानकारी है कि ये पहली बार नहीं हुआ है, और मुझे एक जो रिबेल लीडर है शिवसेना के, वो मुझे बता रहे थे कि ये पिछले साल भी प्लानिंग हो रही थी, लेकिन तब कोविड का माहौल था, इसलिए वो हो नहीं पाए। ये 2.5 साल से देवेंद्र फडणवीस बड़े जोर से एक ही बात पर थे कि मुझे ये सरकार गिरानी है, मैं एक बार फिर मुख्यमंत्री बनूंगा। जो जैसे मैंने कहा, जो स्लोगन था, मी पुन्हा येणार, मैं फिर से आऊंगा। मैंने एक बीजेपी के नेता को कहा, ये स्लोगन का मतलब क्या है? अरे मी पुन्हा येणार म्हणजे हमारी विचारधारा पहले आई। मैंने कहा ये तो बड़ा अजब है। फोटोग्राफ तो देवेंद्र फडणवीस का है और आप कहते हैं मी पुन्हा येणार।
तो 2.5 साल से वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। वो बहुत ही मेहनती है। एडमिनिस्ट्रेशन पर, मंत्रालय में अभी भी अफसर, सरकार उद्धव ठाकरे की थी, शरद पवार के हाथ में रिमोट कंट्रोल कई लोग कहते था, लेकिन कई ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस अफसर खास करके वो देवेंद्र फडणवीस को हर बात पहुंचाते थे। देवेंद्र फडणवीस हैड अ कंट्रोल। 5 साल वो मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने पूरी पकड़ बना दी थी। सो ही इज द काइंड ऑफ नेता हु इज नॉट गोइंग टू रिमेन साइलेंट। आप जानिए अभी भी वो उप मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन ही विल टेक मेजर डिसीजन। जो आरए का डिसीजन हुआ, आरए का बड़ा निर्णय जो लिया, वो देवेंद्र फडणवीस का एक पेट प्रोजेक्ट है। साहिल कैन करेक्ट मी, जो मेट्रो शेड मुंबई में बनना है, एक तरह से देवेंद्र फडणवीस वांट्स टू बी अ महाराष्ट्र नंबर 1 नेता टुडे, बट अ नेशनल लीडर आल्सो, आई बिलीव टुमारो। क्योंकि उस प्रोजेक्ट पे इतना सारा ऑफ द बीजेपी, बिकॉज ही हैज दैट एम्बिशन कि कुछ ना कुछ बनना है मुझे। मैं केवल उप मुख्यमंत्री बनकर सेटिस्फाई नहीं रहने वाला व्यक्ति हूं, मैं महाराष्ट्र का नेता नंबर 1 बनूंगा, और जो महाराष्ट्र का नेता नंबर 1 बनता है वो एक ना एक दिन एक नेशनल लीडर भी बनता है। सो आई एक्सपेक्ट देवेंद्र फडणवीस टू नाउ एक्सेप्ट डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, टेक 1 स्टेप बैक, बट आप जानिए ही इज अ फ्यूचर लीडर ऑफ द बीजेपी।